हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों कुंभ मेला शुरू होने वाला है और इस बार कुंभ मेला 45 दिनों का होगा, जो कि 13 जनवरी से 25 फरवरी के बीच में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होगा। दोस्तों कुंभ मेले के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, फिल्मों में भी आपने सुना होगा कि कुंभ मेले में दो भाई थे जो बिछड़ गए और उसके बाद किसी कहानी में वो मिलते हैं। इस बार का कुंभ मेला बहुत ही खास है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुंभ मेले का इतिहास क्या है, कुंभ मेले का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है, इस बार के कुंभ मेले और 2019 के कुंभ मेले में क्या अंतर है, क्या इसका इतिहास है, पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से जानेंगे। और इस बार के कुंभ मेले की क्या तैयारी है, क्या व्यवस्था है और क्या कुछ होने वाला है इस बार के कुंभ में, और इस बार का कुंभ क्यों सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला है, विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मेरा प्रयास है कि कुंभ मेले के बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊं और आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं आप ऐसा जरूर करेंगे और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस बार का जो कुंभ मेला है वो 144 वर्षों में होने वाला है, ऐसा संयोग है। दोस्तों कुंभ 4 सालों में होता है, अर्ध कुंभ 6 वर्षों में होता है और महाकुंभ 12 वर्षों में होता है। अगर बात की जाए तो इस बार का जो कुंभ है वो 144 वर्षों में हो रहा है और बहुत ही खास और विशेष है इस बार का कुंभ, यानी वो 144वां वर्ष 2025 है जहां प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये कुंभ मेला होने वाला है। तो अगर बात करें कुंभ मेले के बारे में तो कैसा सनातन का पर्व जहां पर पूरी सनातन की आस्था की डुबकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी, जहां पर एक ही विचार, एक ही संस्कृति और एक ही धर्म को मानने वाले करोड़ों सनातनी एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे और ये एकता और संस्कृति का परिचय देने वाले हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बहुत ही खास तरीके से इस बार का कुंभ मनाया जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पर जो लोग इकट्ठा होते हैं वो अमेरिका की जनसंख्या से भी 6 गुना ज्यादा है। अमेरिका में जितनी जनसंख्या है उससे 6 गुना ज्यादा पब्लिक जो है कुंभ मेले में इकट्ठी होती है। 2019 के आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ पर 200 मिलियन लोग इकट्ठा हुए थे। 200 मिलियन का मतलब होता है 20 करोड़। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भी 20 करोड़ है और 20 करोड़ सनातनी कुंभ मेले में 2019 में इकट्ठा हुए थे और इस बार का आंकड़ा कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि इस बार का अनुमान है कि 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां भी अच्छी खासी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जो कि सराहना का विषय भी है। दोस्तों अगर कुंभ की बात करें तो यह आध्यात्म की ओर जाने वाला एक रास्ता है जो आपको आस्था की ओर लेकर जाता है, जो मोक्ष की ओर लेकर जाता है और जो आपको मन की शांति देता है। तो अब आगे जानेंगे कि आखिर कुंभ मेले का इतिहास क्या है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास है और यह समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, समुद्र मंथन से कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसमें देवता और असुरों के बीच में युद्ध होता है और उसमें समुद्र मंथन होता है। अब इसको विस्तार से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र को श्राप दे देते हैं और उनको शक्तिहीन कर देते हैं और जब देवता शक्तिहीन हो जाते हैं तो ये बात असुरों को पता चलती है और असुर जो है देवताओं पर हमला कर देते हैं। इसके बाद देवता अपना देवलोक छोड़कर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी को विस्तार से सारी बात बताते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को सारी समस्या विस्तार से समझाते हैं। सारी बातें सुनने के बाद भगवान विष्णु सभी देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, अगर उसको आप पी लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे और मृत्यु भी आपका कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन को करने के लिए देवताओं को असुरों का सहारा लेना पड़ा और इसमें असुर भी शामिल हो जाते हैं। असुर इसलिए शामिल हो जाते हैं कि उनको लगा कि जब इसमें से अमृत निकलेगा तो उनको भी दिया जाएगा। अब जब समुद्र मंथन शुरू होता है तो समुद्र मंथन से अमृत निकलता है और अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में, असुरों में युद्ध शुरू हो जाता है। ये युद्ध चला था 12 दिनों तक। अगर देखा जाए तो 12 दिन यानी मानव जीवन के हिसाब से 12 वर्ष होते हैं। उसी युद्ध के दौरान भगवान विष्णु गरुड़ देवता को कहते हैं कि आप अमृत कलश लेकर यहाँ से चले जाइए। अब जब गरुड़ देवता अमृत कलश को लेकर वहां से जा रहे थे तो उसकी 4 बूंदे 4 स्थानों पर गिरी थी और वो 4 स्थान हैं उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। और इसीलिए इन चारों स्थानों पर कुंभ का मेला हर 12 वर्षों में होता है। अब अगर कुंभ के आधार की बात करें तो इसका आधार 19वीं सदी से है और इससे पहले से भी है, जहां पर हम लोग माघ स्नान किया करते थे। माघ स्नान के दौरान सभी सनातनी हिंदू जो है
पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते थे, क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान करने से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और ये कुंभ के दौरान ही होता था। अगर आप देखें तो ऋग्वेद के अंदर कुंभ का पूरा इतिहास, कुंभ से जुड़ी हुई कथाएं, माघ स्नान, सारी चीजें विस्तार से आपको ऋग्वेद के अंदर बताई गई है, जहां पर आप जाकर विस्तार से इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर कुंभ मेला कहां कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज की अगर बात करें तो इसे त्रिवेणी संगम माना जाता है, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, और ये बहुत ही पवित्र है। और कुंभ मेले के समय यहाँ का जो जल है बहुत ही पवित्र हो जाता है, और यहाँ के जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम है जहां पर 3 पवित्र नदियों का एक साथ संगम होता है। इसलिए प्रयागराज में जब भी कुंभ होता है तो ये बहुत ही विशाल होता है। अब दूसरा जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार में लगता है, और हरिद्वार में गंगा जो है पहाड़ों से निकलकर नीचे आई है और गंगा नदी में स्नान होता है। ये भी बहुत ही पवित्र जगह है, और यहाँ पर भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है उज्जैन, जो बहुत ही खास है, और यहाँ पर क्षिप्रा नदी के किनारे सभी स्नान करते हैं, सभी साधु संत यहाँ पर आते हैं, मठ से आते हैं और यहाँ पर स्नान होता है, और इसे भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और चौथे नंबर पर आता है नासिक, जहाँ पर गोदावरी नदी में कुंभ का मेला लगता है, और गोदावरी नदी में सभी सनातनी स्नान करते हैं, और स्नान कर कर कुंभ मेले को सफल बनाया जाता है। तो आपने जाना कि कैसे 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, और चारों स्थानों पर कौन कौन सी नदियां हैं और किन नदियों में महाकुंभ में स्नान किया जाता है। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आखिर कुंभ मेला डिसाइड कैसे होता है कि ये कहां पर होगा? उज्जैन में होगा, नासिक में होगा, हरिद्वार में होगा, या प्रयागराज में होता है? तो दोस्तों इसका भी एक अलग प्रमाण है। इसका प्रमाण यह है कि सूर्य का चक्कर बृहस्पति लगाता है, और बृहस्पति से ये डिसाइड होता है कि कुंभ का मेला अगले 12 वर्षों में कहां पर होता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि में होता है तो कुंभ राशि में होने के बाद वो किस राशि में प्रवेश करेगा और वो किस स्थान पर होगा, ये उसी से डिसाइड होता है। यानी हर 12 साल में बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, और उस चक्कर को पूरा करने के बाद बृहस्पति किस राशि में प्रवेश करता है, उस राशि के अनुसार जो है उस स्थान का चयन किया जाता है जहां पर कुंभ मेला होता है। दोस्तों अगर बात करें अर्धकुंभ की, तो अर्धकुंभ हर 6 साल में होता है, और ये प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है, जहां पर हर 6 साल में अर्धकुंभ लगाया जाता है। अर्धकुंभ को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कुंभ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कुंभ होता है, एक अर्धकुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है, जिसमें कुंभ 4 वर्षों में होता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों में होता है, और महाकुंभ 12 वर्षों में होता है। तो अर्धकुंभ सिर्फ 2 स्थानों पर होता है, प्रयागराज और हरिद्वार। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर कुंभ में होता क्या है? तो दोस्तों कुंभ में होता है शाही स्नान। यहाँ पर शाही स्नान होता है, गंगा आरती होती है, सभी मठों के बड़े बड़े जो साधु संत होते हैं, नागा संत होते हैं, वो यहाँ पर प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, आरती करते हैं, हवन पूजन करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, भंडारे होते हैं, और यहाँ पर जो भी नागा साधु और अलग अलग मठ से जो साधु संत यहाँ पर आते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं, और अपने अंदर की शक्तियों को यहाँ पर दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं, और ये बहुत ही खास होता है। और जो भी व्यक्ति महाकुंभ में प्रवेश करता है उसके सारे पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि ये जल बहुत ही पवित्र जल होता है। अब आखिरी में बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, कि आखिर जब इतना विशाल कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब भी कुंभ मेला होता है तो लाखों करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं, तो सबसे पहले तो ट्रेवल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा मुनाफा होता है। और इस बार का जो कुंभ मेला प्रयागराज में होने जा रहा है उसमें 42 करोड़ से ज्यादा सनातनी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर पहुंचने से जो ट्रेवल है उसको तो फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर होटल्स हैं, होटल्स के बाद यहाँ पर स्टॉल हैं, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, सारी चीजों को फायदा होने वाला है। इस बार इस कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट भी बनाए गए हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा टेंट भी लगाए गए हैं, यानी इतनी विशाल तैयारी यहाँ पर की गई। इन 40 करोड़ लोगों के लिए 400 हेक्टेयर में व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ इसके लिए एक अलग जिला बनाया गया है। इस बार कुंभ मेले के लिए एक अलग जिला बनाया गया है जो सिर्फ कुंभ मेले तक सीमित रहेगा। जैसे ही कुंभ मेला खत्म होगा इस जिले को भी समाप्त कर दिया जाएगा, और इसके लिए व्यापक तैयारी भी कर दी गई। यहाँ पर
कई सारे सीसीटीवी ड्रोन कैमरे से इस पर नजर रखी जाएगी। बहुत ही पेनी नजर रखी जाएगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि इस बार का मेला अब तक का सबसे विशाल और सबसे बड़ा कुंभ मेला साबित होने वाला है। तो जैसा आपने जाना कि इस बार कुंभ मेला बहुत ही खास है और कुंभ मेले में सनातन संस्कृति का एक संगम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारे साधु संत मठ से सीधे महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। और उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ये बताइए कि क्या इस बार आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर नर्मदे जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री